नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से सुमित जैन जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, जो कि भारत से जुड़ा है। फॉर्चुनेटली चाइना से आज हम जुड़ी हुई बातें करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्कार। सुमित जी नमस्कार, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम काफ़ी अरसे से भारत में देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट्स जो हैं एक्ट में, उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। एक पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये जो भी बदलाव और जो विधेयक सरकार ने पेश किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों के जो धार्मिक अधिकार है उसमें इंटरवीन करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इस तरह के प्रोविज़न होना और एक जो अलग डिबेट छिड़ी हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अमर जी, पहली बात आपने दो वर्ड यूज किए, डेमोक्रेटिक कंट्री और सेकुलर कंट्री। हुँ, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप एक वर्ग को ये अधिकार दे सकते हैं कि भाई आप जहां पर भी हाथ रखेंगे वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और इसकी सुनवाई आप किसी कोर्ट में भी नहीं कर सकते? आप सोच के देखिए, आप किसी वकील से बात कीजिए कि वकालत जो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड और उसके प्रोविजंस की पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती किसी भी वकील को। आप खुद वकील हैं, आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप सोच के देखिए कि एक वर्ग ने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है हमने गजवे हिंद करना है। मस्जिदों के बाहर उन्होंने गजवे हिंद के बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं पूरे भारत में। और एक गंदी गवर्नमेंट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने इनको हक भी दे दिया 75 सालों में कि भाई जहां पर आपका मन करेगा आप प्रॉपर्टी हड़प सकते हैं। इसको आप डेमोक्रेटिक बोलते हैं? इसका अगर सेकुलरिज्म का यही मतलब है और डेमोक्रेसी का यही मतलब है, तो अगर आपने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया है, हिंदुओं को भी दे दीजिए। हिंदू जहां पर हाथ रखेगा वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। यानी कि इनके हक ना, यानी मैं तो बोलूंगा कि सारे राइट्स इनको दे दिए कांग्रेस ने। और आज उस पर अगर अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे हक हमारे से छीने जा रहे हैं। हक आपको छीनने का दिया गया था, वही हक छीना जा रहा है आपसे कि आप जहां पर मन करता है आप प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं। मुकेश अंबानी के घर को बोल दिया, ओवरसी जैसे गंदे कीड़े ने बोल दिया वो प्रॉपर्टी हमारी है। हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो बोलते हैं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर है, इसकी इनकम हमारे पास आनी चाहिए। बिहार में पूरा का पूरा गांव इन्होंने बोल दिया ये हमारा है, सारे लोगों को बोल दिया बाहर निकल जाइए। कर्नाटका में 1500 या 1200 एकड़ बोल दिया ये सारा गांव हमारा है, इनके बाप का राज है। अगर इतना ही आपको है, आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान आपने वक्फ के नाम पर ही लिया था। धक्के मार के इनको यहां से बाहर निकालना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमें यहां पर वक्फ बोर्ड में इसको अमेंडमेंट्स करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट्स? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसे अबॉलिश की बात क्यों नहीं करते? अगर अबॉलिश करने की हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को भी वक्फ बोर्ड देने का आपको हक है, आपको देना चाहिए। इफ वन कम्युनिटी कैन बी गिवन अंडर द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, देन अदर कम्युनिटी शुड ऑल्सो गेट इट। वाई फेवर ओनली वन कम्युनिटी ऑल द टाइम? और सेकेंडली अंबर जी, मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सा पूरे दुनिया में ये कहां का रूल है कि आपका जहां मन करे आप बोलते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है और प्रॉपर्टी आपकी हो भी जाएगी? हैव यू सीन दैट इन एनी बड़ी मुस्लिम कंट्री ऑल्सो? 55-56 मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर भी ये रूल नहीं है। वाई इन इंडिया एंड वाई इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म? इसी बात की तकलीफ है कि यहां पर अभी भी बातें हो रही हैं कि इसको अमेंडमेंट किया जाएगा। आप हमेशा कैचअप की पोजीशन में क्यों होते हैं? आप अबॉलिश की बात क्यों नहीं करते? सेकेंडली, मैं हिंदू से पूछता हूं, भाई गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुननी, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सड़कों पे आके आग लगाइए, वो तो हक दूसरों वालों के पास है। हम लोकतंत्र की बात बोलते हैं, वो भीड़ तंत्र की वो बात बोलते हैं, बात समझ आती है। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई अगर हमने हाथ लगाया तो आग लग जाएगी। क्या दैट मीन्स गवर्नमेंट इज वीकर इन फ्रंट ऑफ द जिहादीज, जिनका जिनका मकसद ही है कि हमारे किसी भी, जिसको बोलते हैं कि नाजायज हक भी मिला हो, उसके ऊपर भी ये आग लगाने की बातें बोलेंगे। तो गवर्नमेंट इसलिए डर जाएगी कि ये आग लगाएंगे, फिर तो लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है। शरिया ऑटोमेटिकली यहां पर लागू हो गया है। यानी कि औरंगजेब जैसे जानवर ने जो एक रूल्स बनाए थे वो आपने लीगलाइज खुद ही कर दिए। अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती इस वक्त, राहुल गांधी की गवर्नमेंट होती, यानी कि उसका जो सपना था मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत किसके साथ और दुकान में किसको नीलाम करना था, वो तो सामने आ ही गया है। और बीजेपी उसी को सपोर्ट भी कर रही है।
कि मोहब्बत की दुकान। तो बीजेपी में और कांग्रेस में फ़र्क क्या रह गया? मुझे इसी बात की तकलीफ होती है, बिकॉज चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ मैं। यहाँ पर भी ये पागलपन था, इनको यहाँ पर शरिया चाहिए, यहाँ पर भी हाथ लगाएं, इनको प्रॉपर्टी चाहिए। पूरा शिंजियांग एरिया जो कि चाइना का ऑलमोस्ट 40% एरिया है, ये बोलते हैं कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए। पकड़ पकड़ के बंदर की टोपी और ये बकरी वाली दाढ़ी रखने की परमिशन भी नहीं है यहाँ पर। और बच्चे अगर पैदा करने हैं तो शी जिनपिंग से डायरेक्टली परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन आती ही नहीं है यहाँ पर। जब तक आप ये हार्ड स्टेप्स नहीं लेंगे कि वक्फ बोर्ड को एबॉलिश किया, नहीं कर सकते कि आग लगेगी, हिंदुओं को वक्फ बोर्ड दे दीजिए। और हिंदुओं का क्या करना चाहिए? दो चीज़ें हैं। अगर आप इनकम टैक्स का अगर वो देखेंगे कि पूरे भारत में इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है, तो 99% आपको हिंदू ही इनकम टैक्स पे करता हुआ दिखाई देता है। आप इनकम टैक्स का बहिष्कार कर दीजिए, हम इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। जब तक आप वक्फ बोर्ड को एबॉलिश नहीं करते, हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, पहली बात। दूसरा, आप अगले 3-4 महीनों के लिए प्रॉपर्टियां खरीदनी बंद कर दीजिए। एक ही काम होगा कि प्रॉपर्टियों के ऊपर ही गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स आपके प्रॉपर्टी टैक्स से ही चलती है। 8 से 9% तो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सारी की सारी आपके बनाए हुए और आपके जो घर होते हैं उन्हीं के साथ चलती हैं। ये रियल एस्टेट वाले बड़े बड़े टाइकून्स, ये जब तक इनकी प्रॉपर्टी बिकेंगी, इनकी दुकान चलेगी। जिस दिन आपने सोच लिया हिंदुओं कि इस गवर्नमेंट को घुटनों पर लेकर आना है, तभी ये काम होगा। दूसरों ने तो इस गवर्नमेंट को क्या, हर एक गवर्नमेंट को घुटनों पे लाकर रखा है हमेशा ही। जब तक हम ये हार्ड स्टेप्स लेने शुरू नहीं करेंगे, प्रॉपर्टियां खरीदनी बंद कर दीजिए। 3 महीने में नानी याद आएगी पूरे देश को। दिस इज वॉट वी नीड टू डू। देर हैज टू बी, अगर प्रॉब्लम हमारे सामने है तो सॉल्यूशन भी सामने है। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो करवाना भी आना चाहिए। अगर सामने वाला भीड़ तंत्र यूज कर कर अपनी सारी बातों को मनवा लेता है, घुटने टिकवा देता है, क्या आपको नहीं आता करना? द डे यू स्टार्ट डूइंग इट, दिस कंट्री विल बिकम भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया विद द डॉट्स। लेकिन जब इस तरह की बात होती है और वक्फ बोर्ड को या इस प्रोविजन को, वक्फ एक्ट को अबॉलिश करने की बात होती है, तो दूसरे पक्ष से, मुस्लिम पक्ष से कहा जाता है कि हमारा एक धार्मिक अधिकार जो संविधान ने दिया है अपने धर्म को मानने का, प्रोपेगेट करने का, उसका ये उल्लंघन है। और कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक अधिकार है उनके साथ ये सब किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अमर जी, आपको लगता है कि जो मुस्लिम जो जिसको रिलीजन बोलते हैं, उसके अंदर वक्फ बोर्ड की प्रोविजन क्या कुरान में लिखी है? कुरान में सिर्फ यह है 5 बार नमाज पढ़िए, कोई गलत काम मत कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। कौन रोकता है? आपको नमाज पढ़ने के लिए रोकता नहीं है। आपको जैसा आपको पहनावा चाहिए, आप बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा डालना है, डालिए, कोई रोकता नहीं है आपको। लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रोविजन रिलीजन में नहीं है, वो कांग्रेस ने दिया है, which is not a religious rule. It was given only under the garb of appeasement. कि इनको खुश करना था, आपने दे दिया। मुस्लिम वर्ग आज ये बोले कि ये हमारा रिलीजियस अधिकार है, यही स्टेटमेंट गलत है। तो ये दे डू नॉट स्टैंड इन एनी कोर्ट, लॉ ऑफ कोर्ट ऑल्सो, कि भाई ये रिलीजियस अधिकार है आपको कि जहां पर आपका मन करे आप प्रॉपर्टी को हक में अपने हक में बोल सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपकी होगी और कोई इसके ऊपर लड़ाई भी कर नहीं सकता। और अगर लड़ाई करनी भी है तो वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है, यानी कि चोर ने चोरी करी, आपको उसी चोर के पास अपना केस लेके जाना पड़ता है कि भी मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चोरी हो गई है, इसको प्लीज छोड़ा दीजिए। वो बोलेगा क्या, किसके हक में फैसला आएगा? आपके सामने है। मुझे तो ये लगता है कि जो लोग बेवकूफ़ों की तरह भारत में प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं, क्या सोच के खरीद रहे हो भाई? पहली बात तो है कि जो रियल एस्टेट वाले हैं उन्होंने 50 लाख की प्रॉपर्टी को ऑलरेडी 2-2 करोड़ रुपए में बेचना शुरू कर दिया। ऊपर से आपको ये भी पता नहीं है कि आज आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, कल को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया ये प्रॉपर्टी हमारी है, यहां से बाहर निकलो, आपको वो घर 30 दिन में खाली करना पड़ेगा। शायद आपको ये भी पता नहीं है। तो आप इतनी प्रॉपर्टियां भारत में खरीद कर रहे हो, अब लोगों को बोलेगा यार चाइना में बैठकर हमें बोल रहा है कि गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए। मेरा रीज़न वो नहीं है दोस्तों, मेरा रीज़न एक ही है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ और आप ही के लिए लड़ रहा हूँ। उसमें अंबर जी भी आती हैं, ये भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि इनके ऊपर काज नहीं गिरती, हर रोज़ फतवे निकलते हैं इनके ऊपर भी, और इनके साथ क्या कुछ हुआ है मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। इट्स अ पर्सनल मैटर विच हैपन विद हर। बट ये प्राइस पे कर रही हैं यहाँ पर इस देश में सबके लिए लड़ाई करने के लिए, इसलिए इनके प्लेटफॉर्म पे आकर मैं बात भी करता हूँ। ये लड़ाई आपके लिए हो रही है। आप आज प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, आपको ये भी पता नहीं है कि कल को ये प्रॉपर्टी आप कह रहे हो कि मैं खरीद रहा हूँ, मेरे बच्चों के भी काम आएगी।
ये प्रॉपर्टी में हो सकता है कि वक्फ बोर्ड कभी भी बोल दे कि हमारी है, और आपको निकलना पड़ेगा। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और आपको बचा ही नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूँ, 3 महीने के लिए ये मुहिम चालू कर दीजिए कि हमने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। जब इनके जेब में 8% टैक्स आना बंद हो जाएगा, घूस मिलनी बंद हो जाएगी, इन सारे पॉलिटिशियंस को, वो कोई भी पार्टी का हो, ये उसी दिन आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। वरना आज किसी 10 मस्जिदों के बाहर लिख दिया उन्होंने कि जहां पर भी आपको प्रॉपर्टी मिले उसको हड़प लीजिए, गजबे हिंद हम करके छोड़ेंगे, और जहां हिंदू मिले उसको चाकू मार दो। ये आज उन्होंने कुछ मस्जिदों पे ऐलान किया है या बैनर लगा दिए। कल को आपको ये पूरे देश में जो 99% ओवरसी बोलता है कि इलीगल मस्जिदें हैं, किसी के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि सारी हड़पी हुई जगह है, हमारी ही जगह ली हुई हैं। जिन्होंने अपने खून पसीने के पैसों से जगह खरीदी, इन्होंने हड़प ली और उसके ऊपर अपनी मस्जिद बना दी। आज किसी और के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी होगा। इसलिए लड़ाई आपके लिए है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऑलरेडी अपना जो सारा इन्वेस्टमेंट्स है देश के बाहर है। फ़र्क आपको पड़ेगा जिसने देश में रहना है, और देश में ये आपको रहने भी नहीं देंगे। क्यों बोल रहा हूँ? केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर भी बोल दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, अभी तो इनका जन्म नहीं हुआ था इनके रिलीजन का जब केदारनाथ बन चुका था, और ये कहते हैं ये जगह हमारी है। ये तो शुरू से हमारी थी। तो जब ये केदारनाथ बद्रीनाथ को नहीं छोड़ सकते, आपको घर को कैसे छोड़ेंगे? और जब तक आप इसके ऊपर बोलेंगे नहीं, गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर लड़ाई नहीं करेंगे, जो बदतमीजी आज ये कभी बोल देते हैं कि पूरा बिहार का गांव हो गया इनका, कभी कर्नाटका में पूरा कर्नाटका इनका हो गया, अभी ये हिमाचल में पूरा कन्वर्जन करते जा रहे हैं, पूरे जगह को ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की गंदी सरकार है वहाँ पर। कल को ये काज आपके घर तक भी आएगी। आज आप चुप हैं, कल को आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि सुमित जैन एक आया था जिसने मुझे जगाने की कोशिश करी थी। हम ही जागने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आग हमारे घर तक नहीं पहुंची थी। अब जब पहुंची है तो बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। लेकिन सुमित जी, जब इस तरह की बात आप जैसे लोग या हम जैसे लोग या और भी लोग करते हैं, तो कहा जाता है कि देश को हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है। या रिसेंटली जो योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की बात की, तो उसमें कहा कि धार्मिक उन्माद और इस तरह से देश को बांटने की कोशिश। आप क्या कहते हैं? अमर जी, मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी ओवैसी को पूरे देश को जोड़ने की बात सुनी है उससे? वो तो बड़ा बोलता है ओपनली कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, अब हमारा राज होगा और हमारे बुर्के वाली लेडी प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की, और उस दिन बताएंगे 15 मिनट के लिए हम पुलिस को हटा देंगे और फिर बताएंगे हिंदुओं को। क्या उसने कभी जोड़ने की बात करी है? क्या राहुल गांधी से आपने कभी भी पूरे देश को जोड़ने की बात करी है? ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट बीजेपी वाले देते हैं, उसे तो बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि इन्होंने बांटने की बात बोल दी, और बांटने की बात नहीं बोली है, हिंदुओं को इकट्ठे होने की बात बोली है। बांटने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, इकट्ठे होने की बात बोल रहे हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जब जब फॉरेन फोर्सेस ने आकर हमारे लोगों को डिवाइड किया है, तो उन्होंने रूल भी किया है। डिवाइड एंड रोल इसी को बोलते हैं, और कांग्रेस ने तो शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जब से ये देश बना है तब से लागू भी किया, और उसी के ऊपर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डिवाइड एंड रूल है। डिवाइड एंड रूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हिंदू वर्ड नहीं दिखता है, आपको उसमें रिलीजन वर्ड दिखता है, मजहब दिखता है, लेकिन धर्म वर्ड भी दिखता नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, हिंदुओं के लिए बनाया ही नहीं गया, और ये बातें हिंदुओं को पता भी नहीं है। तो जब आपने डिवाइड एंड रूल 1947 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये देश हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो पॉपुलेशन है इनको कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करवाना है, कभी बांग्लादेश से बुलाकर, कभी म्यांमार से रोहिंग्यास को बुलाकर, उन जानवरों को बुलाकर, और उनका मकसद एक ही है कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है। जब उनका मकसद वो पूरा है, आपके सामने दिखता है, तो वाई नॉट प्ले विद द रूल्स? वाई इज इट कि जब ओवैसी बोलता है तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर आदित्यनाथ जी ने बोल दिया तो फतवे निकलने शुरू हो गए। ये बोलना शुरू कर दिया कि 10 दिन में रिजाइन कर दो वरना मार देंगे, काट देंगे, दफन कर देंगे। तो ये चीज़ अगर बीजेपी वाला ओवैसी के लिए बोल दे कि ओवैसी गंदे अंडे 10 दिन में तू रिजाइन कर वरना तुझे दफन कर दिया जाएगा क्योंकि तूने इतना गंदा चीज़ें बोली हैं, तो उसी वक्त बोल देंगे देखिए ये तो डिवाइडर है, ये तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी करे तो ठीक है, लेकिन बीजेपी बोले कि हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ तो ये डिवाइड एंड रूल है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती, ये डबल स्टैंडर्ड्स मीडिया के क्यों हैं? इन सब के बीच सुमित जी, जो इतने खुलकर अब इस पर चर्चा होने लगी, पहले इस तरह के मुद्दों को कोई टच नहीं करता था,
आज एक ऐसा लोगों का परसेप्शन है, एक वर्ग जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है, ख़ासतौर से हिंदू समाज की हम बात करें, तो वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं। जो एक लीनिएंट या लेड बैक बिहेवियर था, उससे निकल कर अब आक्रामक होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने राइट्स को लेकर बहुत अवेयर हैं, कोई भी नॉनसेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें सेक्युलरिज़्म के नाम पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में और मुसलमान अभी खुद को बदलने के लिए तैयार लग नहीं रहा है। तो ऐसे में भारत का भविष्य आपको क्या नज़र आ रहा है? अमर जी, पहली बात यह है कि हमेशा हिंदुओं को बोला जाता है आप सेकुलर बन जाइए। हुँ, कभी इन्होंने मुसलमानों को बोला आप सेकुलर बनिए? वो तो बोलते हैं हम मुसलमान हैं, यानी कि हिंदू अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन मुसलमान अगर होम मिनिस्टर बनता है वो मुसलमान ही रहता है। प्रेसिडेंट भी बन जाएगा तो भी वो मुसलमान ही रहेगा। दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करना। जब अगला ने चेंज नहीं करना, हमने भी 75 साल पूरा भाईचारा निभाकर देख लिया। हुआ क्या? हमने उनको भाई बनाया, उन्होंने हमें चारा बना दिया। अब हम चारा बनने के लिए तैयार नहीं है, और देश अब चारा नहीं बनना चाहता, वरना आज हम चारा बने हैं, कल को देश भी चारा बन जाएगा। और ये लोग तो जहां पे भी गए, दे हैव गॉन विद अ क्लीन स्वीप। इन्होंने सारे की जो पूरी उनकी जो जिसको बोलते हैं कि कल्चर था, उसको तहस नहस कर दिया, पूरे कंट्री को टेक ओवर किया, और वो कूड़े का ढेर बन गया है जहां पर भी ये 100% जहां पर इनकी पॉपुलेशन है। तो क्या हम चाहते हैं कि ये देश भी कूड़े का ढेर बन जाए और वह यहाँ पर सिर्फ कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई हो और गंद का ढेर बन जाए जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान है? वी डू नॉट वांट टू डू दैट, कि जो सीरिया में, लीबिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत में हो। इसलिए ये वीडियोस बना रहे हैं कि भाई ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, देन व्हाई इज इट कि किसी मुसलमान को नहीं बोला जाता कि भाई आप सेकुलर हो जाइए, लेकिन हिंदू को बोला जाता है आप सेकुलर बनिए। अब हिंदू भी सेकुलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। आई एम हैप्पी, एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग अवेक। और मैं थैंक्स करूंगा आपका कि आपने इस मुद्दे को आज पकड़ा है, इसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई रिस्पेक्ट यू सो मच। बाकी कोई भी, मैंने 5 और लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था, सभी ने हाथ झाड़ लिया कि नहीं नहीं नहीं, हमारी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। उनको व्यूज से मतलब है, आपको देश से मतलब है, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट है। देखिए, मुझे लगता है अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, खैर मूविंग फॉरवर्ड। अब मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी प्रोविजंस हैं, चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्पैक्ट जितने भी पर्सनल लॉज़ हैं उनकी बात करें, या इस तरह के जो भी प्रोविजंस हैं शरिया एक्ट के नाम पर, जो कुछ भी वक्फ एक्ट हो या पर्सनल लॉज़ हों, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग लॉज़ बने हुए हैं। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं, मुझे लगता है कि उनको अबॉलिश होना चाहिए। और मैं इन सारी चीज़ों की एडवोकेसी बहुत सालों से करती आ रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि देश को सही मायने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसी दिन माना जा सकता है जब सबको समान अधिकार, चाहे धार्मिक अधिकार हों, चाहे पर्सनल राइट्स हों, सब एक साथ होंगे इर्रिस्पेक्टिव